नमस्कार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोरी। आज उषा प्रियमदा की सबसे चर्चित कहानी आपसी में बातें करने जा रहा हूं। आपसी कहानी 1960 में सर्वप्रथम यह कहानी प्रकाशित हुई थी। इस कहानी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस कहानी में किस तरह से बृहद विमर्श पर यह कहानी आधारित है। यह कहानी जो है बृहद विमर्श पर यह कहानी आधारित है। तो यह बृहद विमर्श और यह कहानी आधारित है और हम देखते हैं किस तरह से इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, इस कहानी के प्रमुख पात्र नायक गदाधर बाबू हैं। यह 35 वर्ष तक ये रेलवे में नौकरी करते हैं। उसके बाद जब रिटायर होते हैं तब अपने परिवार वापस लौट कर आते हैं और उनकी वह जिजीविका किस तरह से है आधुनिक समाज में। एक रिटायर बाबूजी के साथ कैसे पेश आते हैं परिवार, उनकी पत्नी भी कैसे पेश आती है, उस पर यह कहानी है। हम लोग बातें करेंगे। और एक गणेशी जो है रेलवे स्टेशन के क्वार्टर पे जो उनका साथ देने वाला साथी गणेशी का जिक्र है। गदाधर बाबू की पत्नी और बड़ा लड़का जो है अमर, जिसकी शादी भी हो गई है, अमर की जो पत्नी भी है, और बड़ी लड़की जो कांति है उनकी भी शादी हो गई है। अब देखिए किस तरह से उनकी छोटी लड़की बसंती है और उसमें उनकी जो सहेली है शीला भी एक पात्र के रूप में उसका भी नाम आता है कहानी में। और छोटा लड़का का नाम है नरेंद्र, और जो पुनः जो है जिस चीनी मिल में काम करने जाते हैं उस मालिक का जो नाम है सेठ राम जी लाल, और एक नौकर। इस कहानी में इतने जो है पात्रों का जो है जिक्र है, इतने पात्र इस कहानी में है। तो आइए हम सबसे पहले इस कहानी की जो है कथा वस्तु पर बातें करते हैं, फिर उस कहानी की प्रमुख चीजें जो है उसमें हम लोग बात करेंगे। यह कहानी आप देख सकते हैं किस तरह से इस कहानी में जो है कि गदाधर बाबू 35 वर्ष के बाद रिटायर होने के बाद वह जो है आपस आने की तैयारी करता है। वो अपने कमरे पर नजर दौड़ाता है किस तरह से दो बक्स हैं, डोलची हैं, बाल्टी हैं, ये तमाम सामान जो है। और यह उसी समय गणेशी का आगमन होता है। गणेशी हाथ में एक डिब्बा पकड़ता है। वो कहता भी है कि ये डिब्बा कैसा गणेशी, और उन्होंने कहा कि गणेशी ने बिस्तर बांधते हुए उन्होंने कहा, बहुत गर्व से कहा और कुछ लज्जा से बोला कि घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं, कहा बाबूजी को पसंद थे, अब कहाँ हम गरीब लोग अब आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। इस तरह की बात गणेशी करते हैं। दोनों के बीच बहुत जो है लगाव था। बाबूजी के चले जाने के कारण कहीं न कहीं एक विषाद का अनुभव भी होता है, और एक जैसा एक परिचित सने आदरमय सहज संसार से किस तरह से नाता उसका टूट रहा है, ये उनको लग रहा था गणेशी को। लेकिन गणेशी ने बिस्तर बांधते हुए कहा, रस्सी बांध रहा था, कहा कि कभी कभी हम लोगों को भी खबर लेते रहिएगा। तभी बाबूजी कहते हैं कि कभी कोई जरूरत हो तो लिखना गणेशी, और इस अगहन में बिटिया की शादी कर दो। तो यहाँ पे देखो किस तरह से गणेशी कहते हैं कि आप यदि रहते तो हौसला रहता। ऐसे ही बर्ताव होती है। फिर वह जो है गदाधर बाबू चलने को तैयार होते हैं। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नगण्य वह कमरा लग रहा था। अब वो 35 वर्ष के बाद आपस अपने घर जो है अपने परिवार के साथ रहने के लिए गदाधर बाबू आपस आते हैं। अपने परिवार के साथ रहने के लिए वो आपस आते हैं।
बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि इतने दिन जो है बच्चों के साथ मैं रह नहीं सका, मैं वंचित रहा, वह सने मुझे पुनः मिलेगा, इसी आकांक्षी को लेकर, यही मन में विश्वास को लेकर वह लौटते हैं। और उन्हें गजर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और वह हमेशा स्नेह की आकांक्षी रहे हैं। और ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और किस तरह से उन दिनों जो है गदार बाबू की पत्नी गर्मी के दिनों में भी दोपहर तक जो है आग जलाए रहती थी और उनके आने के बाद, स्टेशन से वापस आने के बाद गरम गरम रोटियां परोस देती थी, बड़े प्यार से आग्रह करती थी। जब वो थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पर वो रसोई के द्वार पर निकल आती थी। ये सने पुनः वह, उनको लग रहा था कि ये सने मुझे पुनः प्राप्त होगा। इसी आशा के बाद वह कितने वर्षों के बाद वह अवसर आया था और फिर उसी शनि और आदर के मध्य रहने जा रहे थे हमारे गदाधर बाबू, एक रिटायर रेलवे अफसर। ये घर पहुंचते हैं, टोपी उतार कर चरपाई पर रख देते हैं, जूते खोलकर नीचे घिसका दिए, अंदर से रह रहकर कहो कि कहते हैं कि टहास जो आवाजें आ रही थी, क्योंकि इतवार का रविवार का दिन था और बच्चे सब घर में ही एकत्र होकर नाश्ता कर रहे थे। और गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर इस वक्त एक मुस्कान आ जाती है कि मेरे बच्चे सब खुश हैं, सब अच्छे हैं। नरेंद्र जो है कमर पर हाथ लिए वह नाच कर नृत्य कर रहा था, बसंती भी हंस रही थी और बहू भी अपने तन मन बदल के कह सकते हैं कि आंचल या घूंघट का कोई होश नहीं था, वो भी एकदम सब मस्त थे कह सकते हैं। उनके आने के बाद ही धीरे धीरे सब एक एक करके चले जाते। सब बचती है बसंती, और बसंती बहुत देर तो ऐसे हंस भी रही थी, अंत में बसंती बचती भी है। और क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी। और वह बाहर चले जाते हैं। बसंती, चाय मुझे भी देना, अम्मा कहाँ गई है? इस तरह की बात जो है गदर बाबू करते हैं। और अब देखो किस तरह से बसंती ने माँ की जो कोठी की ओर देखा, अभी आती होंगी और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहुत चुपचाप पहले ही चली गई थी। नरेंद्र भी चाय की आखिरी घोट पीकर वो भी चला जाता है। इस तरह से सभी चले जाते हैं और चाय जो है बसंती ला कर देती है, कहती है कि बिट्टी चाय तो फीकी है। तो बसंती कहती है कि मैं चीनी डाल दूं? तो वो कहता है कि मैं रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तब मैं फिर से पी लूंगा, ऐसा गदाधर बाबू कहती है। और अब देखो किस तरह से उसके बाद ही उनकी पत्नी आती है, कहती है कि आप अकेले बैठे हैं। गदाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी, अपने अपने काम में लग गए, आखिर बच्चे ही हैं, ऐसा इसमें कही जाती है। और पत्नी आकर चौके में बैठ गई, उन्हें नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर जूते बर्तनों को देखा, फिर कहा सारे में जूते बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौकी में घुसो। वो आकर किस तरह से उसे पहले अशुद्ध जो है जल अर्पित करती है, तो अशुद्ध मंत्र का भी जाप करती है। उसके बाद यह घटना आपको देखने को मिलती है। तो ये कहते भी हैं कि बहू ने यहाँ कहते हैं कि नौकर को पुकारा, तो नौकर आवाज जब नहीं देता है तब अपनी आप कहती है गदाधर बाबू की पत्नी कि बहू ने बाजार भेजी होगी। इस तरह की वहां वार्तालाप चलती है। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उसके विचार में व्याघात पहुंचता है और उसी समय उन्हें गणेशी की याद आती है, उस रेलवे क्वार्टर की याद आती है, जहां पे आप देखोगे किस तरह से जो है गर्मा गर्म पूड़ी
रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले जो आपको मिल जाती थी, जलेबी मिल जाती थी। और उनको ऐसा लगता है कि जिंदगी, ये जीवन जो है उस रेलगाड़ी की तरह आती है, एक स्टेशन पर आती है और पुनः जो है दूसरे स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है। यही जिंदगी है। जीवन को एक पैसेंजर की गाड़ी की तरह माना गया है और गदर बाबू ऐसा मानने लगे हैं। तो गदर बाबू कहते हैं कि बहू क्या करती है, तो उनका कहना है कि पड़ी रहती है। बसंती को तो फिर कहो कि कॉलेज जाना होता है, लेकिन बहू का तो कुछ काम नहीं है। इतने में गदर बाबू कहते हैं कि कल से जो है बसंती को कहते हैं कि भाभी के कमरे से निकली, तो गदर बाबू ने कहा, बसंती आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है और सुबह का भोजन जो है तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटका कर बोली, बाबूजी पढ़ना तो है, ये तो होता है। तो पढ़ने की बात कहने की बहाना भी है। तो यहां किस तरह से देखिए कि जब बसंती खाना बनाती है शाम के समय, तब उनका जो छोटा लड़का है नरेंद्र, छोटा लड़का जो नरेंद्र है, वह बसंती जानबूझकर अच्छा खाना नहीं बनाती है और वह थाली घसका देने का काम करता है। और उनकी मां पुनः जो है उनके लिए भी पुनः खाना बनाकर उन्हें खिलाने का काम करती है। और गदाधर बाबू को उस घर में अस्थाई प्रबंध, जिसको हम लोग कह सकते हैं अस्थाई प्रबंध कर दिया जाता है जो है बैठक में। गदाधर बाबू के लिए कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गदाधर बाबू के लिए पतली से चारपाई लगा दी जाती, जैसे कहते कोई मेहमान है, कोई अतिथि की तरह उनको जो प्रबंध कर दिया जाता है। और जब सुबह बहू खाना बनाने जाती है, तब वो भी कह सकते हैं कि किस तरह से वो जानबूझकर 3 दिन चलने वाले घी के डब्बे को एक दिन में समाप्त करने का काम करती है। और ही उनकी पत्नी कहती है, गदाधर बाबू की पत्नी कहती है, सभी खर्च तो वाजिब है, किसका पेट काटो, ये जोड़ घाट करते बूढ़ी हो गई, ना मन का पहना न ओढ़ा। वो अपनी जो है परिवार पर वो लगी रही। और इसमें उनकी बहू जो खर्च करती उस पर भी वो कहती है, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दी, जरा सा दर्द नहीं है। तो किस तरह से देखिए कि एक तरफ गदर बाबू जो है पूरे परिवार की शिकायत भी करती है और उनके जो है नासमझी पर भी इनको खींच आती है, वो जानबूझकर ऐसा करना चाहते हैं। और ये बसंती तो जानबूझकर करती है, उनकी बहू भी जानबूझकर करने का काम करती है। और बसंती हमेशा पड़ोस के घर, जो मैंने कहा कि शीला जो उसमें पात्र है, उसी के घर में जाकर वहां पड़ी रहती है। और उस घर में जो है बड़े बड़े लड़के भी हैं, वहां पर जाकर वह पड़ी रहती है, कोई पढ़ाई लिखाई करती नहीं है। तो ये उनकी शादी देने की भी बात करते हैं, जल्द इसकी जो शादी हम कर दें। तो इस तरह की बातें यहाँ देखते हैं। और जो है कि अब इस कहानी में देखो किस तरह से गदाधर बाबू जो है कि अनुभव भी करते हैं कि पत्नी बच्चों के लिए केवल कहीं न कहीं धनोपार्जन का ये मात्र बच गया है, ऐसा उनको लगता है। जो आर्थिक हम कहें आर्थिक निर्भरता, जो धन उपार्जन का जो है वह बच गया है, ऐसा उनको लगता है। और उनकी जो पत्नी है, जिस व्यक्ति के लिए अस्तित्व से पत्नी, जो मांग में सिंदूर डालने की जो अधिकारी है, वो समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने 2 वक्त भोजन की थाली ही उनके लिए काफी है, ऐसा उनको लगता है। तो यहाँ नौकर की बात करते हैं। नौकर को भी कहती है कि वो कितना कामचोर है, बाजार के हर चीज में पैसा बनाता है, खाना खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। तो ये शिकायत करती है उसके संदर्भ में भी गदाधर बाबू की पत्नी, और उसे भी नौकरी से छुड़वाने के लिए कहती है और ये छुड़वा देते हैं। तब ये कहा जाता है कि परिवार वालों में ये खींच होती है। नरेंद्र जो है माँ से कहते कि अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकरी छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझते कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ माँ, बसंती का भी स्वर होता है कि मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस
की बात नहीं है। तो यहाँ किस तरह से कहिए कि उनकी पत्नी जो है नौकर को भी छुड़वाने का काम करती है, और एक जो नौकर रहता है, लेकिन उसके लिए जो उनकी जो छोटी लड़की और छोटा बेटा जो है, ये दोनों काम करना नहीं चाहती है। तो सबको लगता है कि आपस में उनका सब गुनगुनाते भी हैं, कहते हैं कि बूढ़े आदमी जो है बैठे बैठे हमारे गुनगुनाता है, बूढ़े आदमी जो है बैठे बैठे जो है वो कुछ नहीं सोचता है। उनकी पत्नी भी बड़ी व्यंग से कहा कि और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू कोई चौकी को ने भेज दिया जो उनकी। अब यहाँ भी बहुत मजेदार बात आप देख सकते हैं, जिस तरह से अमर ये गुनगुनाता है, वैसे ही गंगाधर बाबू की जो पत्नी है ये किस तरह से उनकी जो सपोर्ट में कह सकते हैं, वो कहती है और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौकी में भेज दी। वो गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में जानबूझ कर रख दिया। अब बताइए, एक तरफ जो है उनकी पत्नी कहती है कि ये लोग कोई काम नहीं करता है, जब उन लोगों को काम करने का आदेश ये देते हैं तब भी उनकी पत्नी को दिक्कत होती है। तो आप देखेंगे इस कहानी में सबसे यदि कोई गुनहगार है तो मेरे दृष्टिकोण से उनकी पत्नी है, जिनके कारण पुनः रामजी लाल की चीनी मिल पर काम करने के लिए जाने के लिए मजबूर होना पड़ता। ये उसकी नौकरी लगती है, वो वहां से वो निकल जाते हैं घर से, वो रहना पसंद नहीं करते। तो ये चीजें आप देखिए किस तरह से है। और गंगाधर बाबू उसके बाद उनको लग जाता है कि ये लोग जो है यहाँ मुझे रहना सही नहीं है, इसलिए वो हाथ में चिट्ठी लेकर आते हैं और पत्नी को पुकारते वो कहते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे जो है सेठ रामजीमल की चीनी मिल पर नौकरी मिल गई है, खाली बैठे रहने से अच्छा है कि 4 पैसे घर आए, वही अच्छा है। उन्हें तो पहले ही कहा था कि तुम यहां नौकरी करो, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया था। और फिर रुक कर कहते हैं कि आग में एक चिंगारी चमक उठे, उन्हें धीमे स्वर में कहा, मैं सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा, खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी। तब उनकी पत्नी देखो किस तरह से कहती है कि मैं, एक प्रश्नवाचक चिन्ह, मैं, पत्नी ने सकपका कर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ क्या होगा, मतलब इस परिवार का क्या होगा। और गंगाधर बाबू का किसी को चिंता नहीं है, जो पैसा लाकर देने का काम कि इतने दिन इस परिवार से दूर रहे, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी तो वो ग्रामीण क्षेत्र में रहे जहां उसकी पोस्टिंग थी, उन्हें शहरी क्षेत्र में उन्हें रखे, लेकिन उनकी चिंता उनकी पत्नी तक को नहीं है। वो कहती भी है कि इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर ये सियानी लड़की जो बसंती है, इनका क्या होगा। तो ये आप यहां देख सकते हैं। और वो कहते हैं कि बात बीच में ही काट कर गंगाधर बाबू ने कहा कि हताश स्वर में कहा उन्होंने, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था। और वह गहरे मौन में डूब जाते हैं। और देखिए ये सबसे बड़ी बात यहां देखिए कि इस कहानी में नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से उनके बिस्तर बांध देते हैं, रिक्शा बुला लाते हैं, गंगाधर बाबू का टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया जाता है, नाश्ते के लिए लड्डू और मोटी की डालियां हाथ में लिए गंगाधर बाबू रिक्शे पर बैठ जाते हैं। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली और फिर दूसरी और देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। लेकिन उनके जाने के बाद की स्थिति आप देख सकते, सब अंदर लौट जाते हैं। बहू ने, अमर की जो ये बहू इसको कह सकते हैं, अमर की पत्नी जो है वो कहते हैं अमर से कहते हैं कि सिनेमा ले चलिएगा ना। बसंती ने उछल कर कहा, भैया मुझे भी। गंगाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई, बची हुई मटरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्टरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं होती है। तो यह सबसे बड़ी बात है। देखिए उनकी सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को थी तो उसकी पत्नी को थी। अंत में भी कहती है कि उसकी चारपाई वहां से निकाल दो, चलने तक की जगह नहीं होती है। तो जिसके लिए पूरी जिंदगी उन्होंने मेहनत करने का काम करते हैं, उसी परिवार में एक वृद्ध रिटायर अफसर रेलवे
में जो काम कर रहे थे, वो 35 वर्ष के बाद जो वापस लौट के आते हैं। यहां देखिए किस तरह से इस कहानी में बुजुर्गों के प्रति जो संवेदनहीनता, इस कहानी में ये बहुत आवश्यक है कि दिखाया जाता है कि बुजुर्गों के प्रति किस तरह से संवेदनहीनता है। उनकी संवेदनहीनता को आप देख सकते हैं। और मैं तो सबसे ज्यादा मानता हूं कि पत्नी जो है इसके लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि जो भी समस्या है उनको वो सामने लाती भी है, गदर बाबू को बोलने के लिए मजबूर भी करती है, और अंत में उनके परिवार की भी जो साथ देने का काम करती है। उनके तरफ भी वो कहते हैं कि दो मुंह जिसको हम कह सकते हैं, दोनों तरफ वो चलने का काम करती है, इन्हें भी उस्काने का काम करती है और उनको भी बोलने के लिए मजबूर कर देती है। पारिवारिक आधुनिकता का टकराव, परिवार में देखो किस तरह से आधुनिकता का टकराव है, क्योंकि 77 का दौर जो है, 1960 का जो दौर है, आधुनिकता का एक दौर, ये परिवार में टकराव का दौर है। ये आधुनिकता के कारण ही बदल रहे पारिवारिक संबंध। सबको लगता है कि जो पिता जो है, गजानन बाबू जैसे पिता जो है, वो सिर्फ पैसा के लिए है, आर्थिक उत्पादन इसको कह सकते हैं। यहां पहले लिखा है कि आर्थिक निर्भरता का प्रभाव, किस तरह से सिर्फ पैसा चाहिए उनको, उनके पैसे से उनको जीना है, ऐसो आराम से जीना है, जिंदगी जीनी है, लेकिन उनका सम्मान उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अकेलापन जिसको आप देख सकते हैं, अकेलापन, आज समाज किस तरह से अकेलापन हो गया है, संयुक्त परिवार टूटने लगा है जिसको कह सकते हैं। आप सबको लगता है कि मैं ही अकेला अच्छा हूं, संयुक्त परिवार में उनको बहुत टकराव होती है, बहुत परेशानी होती है, ऐसा लोगों को लगने लगा है। ये इस कहानी में भी आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए कि मैं तो मानता हूं, पहले भी कहा था कि पत्नी भी यहां साथ नहीं देती है, सबसे बड़ी बात की है, वो पत्नी उनको साथ नहीं देती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। एक वृद्ध विमर्श पर यह कहानी जो आधारित है, और गजानन बाबू जैसे अनेक वृद्ध जो हैं, जो आज रिटायर करने के बाद आजीवन प्रारंभिक जीवन उन्होंने संघर्ष किया, जब नौकरी लगती है तब वो मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के उपरांत जब रिटायर होकर अंतिम समय जो है अपने घर में अपने परिवार के साथ, परिवार का स्नेह पाने की आकांक्षी लेकर गजानन बाबू जैसे व्यक्ति लौटकर जब घर लौटते हैं, तब किस तरह से उनके परिवार में उनका लड़का, उनकी लड़की हो या उनकी पत्नी, उसके साथ किस तरह से पेश आती है, यह इस कहानी में आप देख सकते हैं। यह कहानी वास्तव में उस समय भी प्रासंगिक थी और आज भी यह कहानी प्रासंगिक है। आज भी इस उत्तराधुनिकता के दौर में, आज तो आधुनिकता से भी आगे बढ़ जाते हैं लोग, उत्तराधुनिकता की दौर में बूढ़े को जो वृद्ध हो जाते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता है। हिंदी साहित्य में वृद्ध विमर्श का भी प्रचलन आ गया है, आप देख सकते हैं। और यह कहानी वृद्ध विमर्श की सबसे चर्चित कहानी। आज तो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इस कहानी में उस ओर भी इंगित करती है कि मजबूरन उसे जो है आपस लौट कर जाना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है आपसी यह कहानी है, अब जहां थे वहीं पुनः लौट कर चले गए। धन्यवाद।